Very good evening to all of you. So very welcome to this Excellency IS YouTube channel. Due to this technical limitations, we are not able to do the live streaming, but without wasting the time and to giving the solicit importance and valuability to the time, we are doing the recording section so that content would be reachable to you, right? So हम लोग आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही वाइटल टॉपिक्स पे. द टॉपिक नेम इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ द झारखंड. आपके जेपीएससी सिलेबस प्रीलिम्स के पेपर 2 में दो यूनिट है, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, और दूसरा यूनिट है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन, दैट इज मिटिगेशन एवं अनुकूलन एडाप्टेशन संबंधी विषय. ठीक है, इसका मतलब है कि इन्वायरमेंटल साइंस से झारखंड स्पेसिफिक फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट्स, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, द क्लाइमेटिक चेंज के रिस्पेक्ट में द एडाप्टेशन टेक्नोलॉजी, मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको जानना है और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा. दिस यूनिट कवर्स अराउंड 12 क्वेश्चंस. साथ ही साथ जो पेपर 1 के मिसलेनियस सेक्शन से क्लाइमेटिक चेंज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, बायोडाइवर्सिटी, इसको मिला दें तो अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस का आपका वेटेज होता है, राइट? तो इस यूनिट को अच्छे से करना है. तो यहाँ पर आज हम लोग बातें करेंगे द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ झारखंड. हिंदी में इसको झारखंड में जंगल प्रबंधन कहा जाता है. तो जंगल प्रबंधन के पढ़ने के पहले, है ना, आपको थोड़ा फॉरेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड फॉरेस्ट. इसके लिए फॉरेस्ट पॉलिसीज आपको जानना पड़ता है. तो हमारे पहले के वीडियोज़ में ऑलरेडी फॉरेस्ट पॉलिसी पे एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है, वीडियोज़ हैं, तो आप उसको देखेंगे, राइट? तो आगे बढ़ेंगे कि फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब इट इज ए फंक्शनल यूनिट. फॉरेस्ट आपको इको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इको सर्विसेज इन द नेम कि मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको कि हम लोग प्रोविजनिंग सर्विस बोलते हैं. द फॉरेस्ट गिव्स यू द टूरिज्म, एस्थेटिक सर्विस बोलते हैं उसको. फॉरेस्ट रेगुलेटरी साइकिल को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल को इन्फ्लुएंस करेगा, न्यूट्रिएंट साइकिल को इन्फ्लुएंस करेगा. सो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है जो कि हमें इको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. किस तरह के सर्विसेज? इको सर्विसेज. इको सर्विसेज का मतलब प्रोविजनिंग सर्विसेज, एस्थेटिक सर्विसेज, रिक्रिएशनल सर्विसेज, माने टूरिज्म, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके साथ साथ रेगुलेटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. अब हम लोग आगे चलें. ये फॉरेस्ट इन सर्विसेज के साथ साथ एक हैबिटेट है. किनका? फॉर द ड्वेलर्स. किनके लिए? फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए एक हैबिटेट्स का काम करता है. द फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द ट्राइबल पीपल्स. सो दैट इज वाई जो ट्राइबल पीपल्स के होम की तरह, हैबिटेट की तरह भी फॉरेस्ट है. तो ये इनका हैबिटेट है. तीसरी बात करें कि फॉरेस्ट एक सोर्स की तरह काम करेगा. किसके लिए? जस्ट टू गेट मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में मोस्टली हम लोग वुड को लेते हैं, लकड़ी, टिम्बर, इस तरह की चीज़ें मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाती हैं. लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जैसे कि फॉरेस्ट आपको क्या प्रोवाइड करता है? तेंदू लीफ प्रोवाइड करता है. फॉरेस्ट आपको क्या प्रोवाइड करेगा? केंदू लीफ प्रोवाइड करेगा. फॉरेस्ट आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में रखते हैं. सो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है. तो जो ड्वेलर्स हैं उनके लिए लिवलीहुड का भी साधन क्या है? न फॉरेस्ट है. लिवलीहुड नेसेसिटीज, लिवलीहुड डिपेंड करता है उनके फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी पे, फॉरेस्ट राइट्स पे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे. ठीक है, तो ये फॉरेस्ट को अब क्लियर हो गया कि इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और इसके मैनेजमेंट के लिए हमको गवर्नमेंट का, स्टेट के स्टैंड को जानना पड़ेगा. फॉर दैट यू हैव टू नो अबाउट द फॉरेस्ट पॉलिसी रिजोल्यूशंस. तो फॉरेस्ट पॉलिसी रिजोल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस. बिफोर इंडिपेंडेंस बात करें, इंडिया एक कॉलोनियल, इट वाज अंडर द कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल रूल. तो ब्रिटिश के टाइम में
फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं था। द फॉरेस्ट वॉज नॉट ए इकोलॉजिकल यूनिट। ये कैसा यूनिट था? इकोनॉमिकल यूनिट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे बिलीव करती थी, और ये साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट है क्या कि यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में फॉरेस्ट को यूज करना है। और कैसा यूज करना है? एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ द फॉरेस्ट है, जितना चाहे आप उससे एक्सप्लॉयट करके निकाल लो। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, मतलब इकोनॉमिकल क्वांटिटी, इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ ए फॉरेस्ट। ये कंसेप्ट होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो गया, द ब्रिटिश का पावर हो गया, तो ब्रिटिश भारत में भी सेम चीज करना चाहिए, और उन्होंने किया कि 1864 में ब्रिटिश ने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्रिएट किया। वाला पॉइंट याद रखेंगे, दैट इज 1864 में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट हो जाने से क्या हुआ कि जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी फॉरेस्ट है, वो स्टेट के अंदर आ जाएगा। और जब स्टेट के अंदर आ जाएगा, सो इट वुड बी इजी फॉर द ब्रिटिशर्स टू डिस्प्लेस द पीपल, इट वुड बी इजी फॉर द कोलोनाइजर्स टू जस्ट व्हाट, उनको डिस्प्लेस करना, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से हटाना, उनके टेन्यूरल राइट्स को ब्रेक डाउन करना, या फिर इनजुडिशियस यूज करना। ये सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज यू कैनॉट नाउ क्वेश्चन, क्योंकि वो स्टेट का पार्ट हो गया। तो इसी को साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बोला गया। यहाँ पर कहीं पर भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही थी। अब जब देश आज़ाद होता है इन द ईयर 1947, तो 1947 में भी शुरुआत में कोई पॉलिसी में चेंजेस नहीं हुआ। पॉलिसी में चेंज ये नहीं हुआ कि अभी तक फोकस क्या था ना, फोकस बेसिकली था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं था कि दिस इज एन हैबिटेट फॉर दैट फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो चूंकि फोकस था वाइल्ड लाइफ पे, तो फर्स्ट पॉलिसी रिजोल्यूशन कब बनता है? 1952 में बनता है। उसके बाद सेकेंड पॉलिसी रिजोल्यूशन कब बनता है? 1988 में बनता है। तो इस पीरियड में 1952 में जब फर्स्ट पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, तो उस समय फोकस क्या था? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आगे चल के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना। तो जब हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पढ़ेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रोटेक्टेड एरियाज की बातें होंगी। किसकी बातें होंगी? द प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज। और ये प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं ना? प्रोटेक्टेड एरियाज वहाँ हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरिया डिमार्केट करेंगे, जिसमें कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और टाइगर रिजर्व्स की बातें होती है। ठीक है, सो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। ये सारे जो नेशनल पार्क्स माने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, सभी ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या कर दिया? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बना दिया। क्या बना दिया? ये क्रिमिनल एक्शन बना दिया। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क में योर टेन्यूरल राइट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। माने जो लोग ऑलरेडी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, दे आर लिविंग फ्रॉम द सेंचुरीज इन द फॉरेस्ट, अब वही आदमी वहाँ पर फॉरेस्ट कलेक्ट करने के लिए जाता है, प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए जाता है, तो वो एक क्रिमिनल एक्शन हो जाता है, देन वो सीआरपीसी में चार्ज होगा। तो इस तरह से ना ड्वेलर्स के साथ इनजस्टिस हुआ और गवर्नमेंट को ये पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट अभी तक एक इकोनॉमिकल एंटिटी है, लेकिन गवर्नमेंट रियलाइज करती है कब जाके? 1988 में। 1988 में गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि इनजस्टिस हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। लोगों के पास सोशल सेक्टर स्कीम नहीं पहुंचे ड्वेलर्स के पास, इसीलिए वो डेवलपमेंटल प्रोसेस से पीछे रह गए। इसलिए 1988 में पॉलिसी चेंज हो जाता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस से अब क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पहली बार फॉरेस्ट राइट में टेन्यूरल राइट्स देने की बात की गई, किसके लिए? ड्वेलर्स के लिए। तो 1988 में पॉलिसी चेंज होगा, और इसी 1988 के प्रिटेक्स्ट में जो पॉलिसी स्टैंड में चेंज हुआ, आगे चल के 2006 में क्या बनता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट बनता है। सो दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इंश्योर टेन्यूरल राइट्स, ये उनके लिवलीहुड राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट राइट एक्ट, इन बिटवीन एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, वो सारे प्रोविजंस आपको जानने हैं। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया किसका? इन्वायरमेंटल साइंस का। दूसरे एस्पेक्ट में बातें करें हमारे झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या स्थिति है। सो इफ यू कम टू द स्टेट ऑफ झारखंड,
द स्टेट ऑफ झारखंड। इसी में एक और पॉइंट रह गया कि 1988 में ये टारगेट सेट किया गया था कि किसी भी स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर हो वो कितना होना चाहिए, 33.33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। माने इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल नेसेसिटी के लिए कितना फॉरेस्ट कवर होना जरूरी है, 33%। तो क्या हमारे झारखंड में 33% है टोटल फॉरेस्ट कवर? उससे कम है ना, उससे कम है। तो लेकिन दिस इज योर द टारगेट, ये इकोलॉजिकल नेसेसिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इतना मिनिमम आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये टारगेट सेट किया कब, 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी में, राइट। तो कुछ फैक्ट्स लिखे चलेंगे, हमारा फैक्ट जो फाइल है वो भी अपडेट होते चलेगा। तो पहला पॉइंट कि राइट डाउन कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट ऑफ झारखंड, दैट इज 29.76%, है ना। तो थोड़े फैक्ट्स लिखेंगे झारखंड के बारे में, दैट इज So, if we talk about the state of झारखंड, है ना, झारखंड की बातें यदि करें हम लोग तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, द फर्स्ट पॉइंट इज कि व्हाट इज द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, द टोटल जोग्राफिकल area of the state, it is 79,000 what is 716 किलोमीटर स्क्वायर। इस टोटल जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कितना कवर है, व्हाट इज द फॉरेस्ट कवर, सो फॉरेस्ट कवर इट इज द 23,721 23,721 किलोमीटर स्क्वायर। यदि परसेंटेज की बात करें कि दैट आउट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर, तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर में द फॉरेस्ट कवर इट कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट इज 29.76%, 76%। सो दिस इज द फॉरेस्ट कवर, टारगेट कितना है 33%। सो 33% इज योर द टारगेट, अभी है 29.76%। इस डायरेक्शन में क्या क्या काम किए गए उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है ना। आगे बढ़ेंगे, सो आगे बढ़ने के पहले दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द फॉरेस्ट स्टेटस इन द झारखंड। तो फॉरेस्ट स्टेटस जानने के पहले यू हैव टू नो अबाउट कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे होता है, व्हाट इज कॉल्ड वेरी डेंस फॉरेस्ट, व्हाट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, व्हाट इज कॉल्ड द लिस्ट डेंस फॉरेस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इसको लिखें, that is classification of forest या forest classification, the forest classification। now forest classification किसके बेसिस पे, on the basis of canopy density, किसके बेसिस पे, on the basis of canopy density, on the basis of canopy density। कैनोपी डेंसिटी किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं दिस इज योर ट्री, है ना, दिस इज योर ट्री। सो ट्री का जो ये छत्ता है दिस इज कॉल्ड कैनोपी, है ना, ये जो कवर हुआ दिस इज कॉल्ड कैनोपी। तो कैनोपी को भी कवर करेंगे मेजरमेंट में, दिस इज कॉल्ड कैनोपी। तो कैनोपी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सा है ना, सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड वेरी डेंस फॉरेस्ट। The first is the very dense forest। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, जब कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 70%, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी कितना है, दैट इज कॉल्ड मोर देन 70%। CD लिख दें, कैनोपी डेंसिटी दैट इज मोर देन 70%। तो इसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है।
वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है स्टेट में, दैट इज द 2601.05 किलोमीटर स्क्वायर, 2601.05 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज में बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 3.26%। कितना है स्टेट में, 3.26%। ये एक क्लासिफिकेशन है। सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें, अब वेरी डेंस फॉरेस्ट के बाद क्या होगा, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ना, कैनोपी डेंसिटी अब क्या हो जाएगा, कैनोपी डेंसिटी इज दैट इज मोर देन 40% बट लेस देन 70%, लेस देन 70%। ठीक है, उस तरह के फॉरेस्ट को हम लोग बोलेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का परसेंटेज देखें तो 12.16%। पूरे स्टेट में 12.16% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट मॉडरेटली डेंस है। एरिया की बात करें तो 9688.91, एरिया की बात करें तो 9688.91 किलोमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इन दिस स्टेट, राइट, 9688.91। तीसरा कैटेगरी होगा दैट इज कॉल्ड ओपन फॉरेस्ट। थर्ड कैटेगरी इट इज योर ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट, व्हाट इज ओपन फॉरेस्ट ना, यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 40% से कम और 10% से ज़्यादा होगा। ठीक, सो दैट इज दी, आप यहाँ रखें कैनोपी डेंसिटी लेस दैन 40% बट दिस इज मोर दैन 10%। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड कैनोपी डेंसिटी। ओपन फॉरेस्ट इट इज 14.34%, 14.34%। If we talk about the area, area wise 11,431.18 किलोमीटर स्क्वायर, दिस इज योर ओपन फॉरेस्ट है। इसके साथ साथ इस तरह से हम लोग जब वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट को कैलकुलेट करें तब हम लोग टोटल फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं इसको, व्हाट वी कॉल द टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना बनता है, द टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक, सो TFA टोटल फॉरेस्ट एरिया दैट इज 29.76%, 29.76%। इसके एरिया को जोड़ देंगे तो आपको टोटल ज्योग्राफी माने एरिया निकल जाएगा फॉरेस्ट कवर का। उसी तरह से द फोर्थ जो कैटेगरी है जिसको बोलते हैं द फोर्थ कैटेगरी वी कॉल इट द TOF, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट। फोर्थ इज योर TOF, ये कितना है, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, ट्री इज आउटसाइड द फॉरेस्ट। ओके, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स लिखें कि व्हाट इज दैट एरिया कवर्ड अंडर दिस, that is called 2867, okay, that is kilometer square। परसेंटेज की बात करें तो TOF that is tree outside the forest कितना है, 3.56%, 3.56%। नेक्स्ट जो फैक्ट है दिस इज योर स्क्रब। सो स्क्रब इज 584, स्क्रब ये कितना है, 584 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्रब समझ रहे हो, झाड़ी वगैरह, है ना। सो स्क्रब दैट इज कॉल्ड 584 किलोमीटर स्क्वायर। इफ यू टॉक अबाउट इन परसेंटेज इट इज 0.73%, 0.73%। तो ये एक ग्लिम्स हो गया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी डेंसिटी। ठीक, तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब आगे चले नाउ, जब हम लोग ठीक, सो दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट स्टेटस इन द झारखंड। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है ना। थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट लैंड इन झारखंड की बातें करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट
land in the Jharkhand. Topic is district wise forest land in Jharkhand. ठीक है, कि जिला वाइज जो फॉरेस्ट लैंड है उसका कुछ ऑर्डर आपको याद रखना है टॉप 5 स्टेट्स का. जैसे ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट का टोटल एरिया है उसमें से फॉरेस्ट कवर जितना है, तो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो पूछ रहा है कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट बताइए इस ऑर्डर में कि जहां सबसे ज़्यादा है. तो पहला टाइप क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ए में रखें, दैट इज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, है ना, कि जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है उसमें से जो फॉरेस्ट का कवर है वो कहीं ज़्यादा होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में कम होगा. तो इसके हिसाब से टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं. तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स है दैट इज कॉल्ड वेस्ट सिंहभूम, गुमला, रांची, गिरिडीह, पलामू. ठीक, क्रोनोलॉजी में है. तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम. उसके बाद सेकंड में कौन होगा, दैट इज गुमला, रांची, गुमला. थर्ड इज रांची, फोर्थ इज the Giridih and fifth is the Palamu. Fourth is Giridih and fifth is the Palamu. फिफ्थ कहाँ पर है. सो ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया उस डिस्ट्रिक्ट के विद इन, जितना हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे तो वेस्ट सिंहभूम, गुमला, रांची, गिरिडीह, पलामू, ये टॉप 5 हैं. दूसरा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि दैट टोटल फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से बताइए, द टोटल फॉरेस्ट लैंड, टोटल फॉरेस्ट लैंड दैट इज इन किलोमीटर स्क्वायर. तो टोटल फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से जो टॉप 5, मैंने टॉप 3 ही याद रखिए तो चलेगा, बट टॉप 5 में बता दे रहा हूं कि दैट इज कॉल्ड टोटल फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से बात करें तो यहां पर भी टॉप पे कौन है, वेस्ट सिंहभूम. टोटल फॉरेस्ट लैंड में बात करें तो नंबर 1 इज पश्चिमी सिंहभूम, तो वेस्ट सिंहभूम. नंबर 2 दे लातेहार, नंबर 2 लातेहार. नंबर 3 ना वेस्ट सिंहभूम माने पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये लातेहार, लातेहार. ठीक, तीसरे नंबर पे कौन है, चतरा, गुमला एंड देन गढ़वा, चतरा. फोर्थ पे गुमला एंड फिफ्थ पे गढ़वा. ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है. दिस इज योर चतरा, दिस इज योर गुमला, दिस इज योर गढ़वा. किसके हिसाब से, फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से. अब टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स आपको सजाने हैं किसके हिसाब से, दैट इज परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, एग्जाम में पूछा जाएगा कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से ये आपको सजाना है. तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से यदि हम लोग बात करें टॉप 5 का, तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स तो कौन कौन से परसेंटेज के हिसाब से, लातेहार, चतरा, वेस्ट सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग. लातेहार, चतरा. ठीक, सो लातेहार, चतरा, वेस्ट सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग. वेस्ट सिंहभूम, कोडरमा एंड हजारीबाग.
एंड हजारीबाग। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे ना, लातेहार, दूसरा चतरा, थर्ड पश्चिमी सिंहभूम, दिस इज योर कोडरमा एंड दिस इज योर हजारीबाग। ठीक है, से कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखना है ना। जब भी हम लोग बात करेंगे तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऑर्डर वाइज है, इसलिए टॉप 5 स्टेट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट को, उसको किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड, ये याद रखेंगे, इसके लिए कुछ निमोनिक्स बना लेंगे कि आपको और इजीली याद हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसको बोलेंगे काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन द झारखंड। ठीक, सो काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन द झारखंड, काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन द झारखंड, काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन झारखंड। हमारे झारखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं ना, द काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट इन द झारखंड। तो यदि काइंड्स की बातें करें सो ब्रॉडली 3 काइंड में हम लोग 3 प्रकार में डिवाइड करेंगे। कितने काइंड्स हैं, दैट इज 3 काइंड्स, 3 काइंड्स। नंबर 1 कौन सा कहलाएगा, द वन इज द ड्राई ऑटम, नंबर 2 द ड्राई ट्रॉपिकल एंड नंबर 3 ह्यूमिड ट्रॉपिकल। 3 काइंड्स है, पहला कौन सा, फर्स्ट इट इज ड्राई ऑटम, ड्राई ऑटम, नंबर 2 ड्राई ट्रॉपिकल, नंबर 2 इज ड्राई ट्रॉपिकल एंड नंबर 3 इज योर द ह्यूमिड ट्रॉपिकल, नंबर 3 इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल। ठीक है, थोड़ा झारखंड के ज्योग्राफिकल मैप को ही ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प करेगा साथ में। तो पहला काइंड कौन सा है, दैट इज कॉल्ड ड्राई ऑटम, दूसरा क्या है ड्राई ट्रॉपिकल, तीसरा क्या है ह्यूमिड ट्रॉपिकल। कि सभी को पता है कि झारखंड में एवरेज रेनफॉल कितना होता है, दिस इज 110 या 120 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर ह्यूमिड ट्रॉपिकल मिलेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर होगा, उससे माने यहाँ पर कम होगा। तो इसके लिए कुछ फैक्ट प्रोफाइल लिखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-3 बुलेट पॉइंट्स बनाइए कि जो आपका सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड ड्राई ऑटम फॉरेस्ट, उसको कैसे बनाएंगे, ड्राई ऑटम फॉरेस्ट। सो ड्राई ऑटम फॉरेस्ट, सो ड्राई ऑटम फॉरेस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट लिखें लोकेशन, ये फॉरेस्ट मिलेगा कहां पर आपको। तो जो ड्राई ऑटम फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलेगा, 3 पॉकेट्स में मिलेगा, देर आर 3 पॉकेट्स ना। डिस्ट्रिक्ट के हमारे सारे नॉर्दर्न में चले जाओ तो वहाँ पर क्या मिलेगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, फिर उसके बाद क्या बोलेगा हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और वेस्टर्न स्लोप ऑफ राजमहल हिल्स। तो 3 पॉकेट्स है इसका। द फर्स्ट पॉकेट इज दैट इज योर नॉर्दर्न what the गढ़वा, पलामू और थर्ड इज योर लातेहार। ये पहला पॉकेट यहाँ पर नॉर्दर्न टिप वाले एरियाज में मिलेगा। जिन एरियाज में जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से कम हो रहा है, उन एरियाज पे मिलेगा ये चीज़। ठीक, सो नॉर्दर्न गढ़वा, पलामू, लातेहार में मिलेगा कौन सा, ड्राई ऑटम टाइप ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा पॉकेट क्या है ना, इसके आगे बढ़ेंगे है ना, तो आगे जब बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, चतरा मिलेगा, हजारीबाग मिलेगा, कोडरमा मिलेगा, गिरिडीह मिलेगा, देवघर मिलेगा। तो वहाँ तक मिलेगा ये कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हजारीबाग यहाँ पर मिलेगा, प्लस द कोडरमा प्लस गिरिडीह प्लस देवघर इन एरियाज पे भी आपको क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ड्राई ऑटम टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक, उसके साथ में दैट यू विल गेट दैट इज कॉल्ड
वेस्टर्न स्लोप ऑफ राजमहल हिल्स। तीसरा पॉकेट क्या मिलेगा? वेस्टर्न स्लोप ऑफ राजमहल हिल्स, वेस्टर्न स्लोप ऑफ राजमहल, वेस्टर्न स्लोप ऑफ राजमहल हिल्स यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या याद रखेंगे? व्हाट आर द लोकेशंस? द लोकेशन इज 3 पॉकेट्स, नॉर्दर्न गढ़वा, पलामू, लातेहार। लातेहार नहीं होगा, लातेहार में वो आ जाता है, तो इसकी जगह चतरा लिखें, चतरा, चतरा। ठीक, चतरा के आगे नॉर्दर्न हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर में मिलेगा। ठीक है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ राजमहल हिल्स मिलेगा। ठीक, ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रेसिपिटेशन, इस तरह के जंगल कहाँ पर पाए जाएंगे, उसको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। ब्रैकेट में लिखें रेनफॉल, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल स्नोफॉल दोनों होता है। सो प्रेसिपिटेशन वैसे एरियाज जहाँ पर प्रेसिपिटेशन 120 सेंटीमीटर से कम हो, उन एरियाज पे आपको ड्राई ऑटम टाइप फॉरेस्ट मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करें तो जब भी आप लातेहार, पलामू जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्री क्या मिलेगा? साल, है ना। तो साल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री। इसके अलावा और भी चीज़ें मिलेंगी। सो इंपॉर्टेंट ट्री माने वेजिटेशन, इसको क्या नाम दें? वेजिटेशन। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस हैं लाइक साल माने सखुआ, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेशन। इसके साथ साथ साल के साथ और क्या मिलेगा आपको? महुआ, ये भी मिलेगा। तीसरा, फटाफट एक लिस्ट है उसको लिख लो। साल, महुआ, कॉटन, रोजवुड, खेर, कॉटन, रोजवुड, खेर। ठीक है, रोजवुड, खेर, दैट इज कॉल्ड पलास, अशन, बंबू, अमल्टस, पलास, अशन, बंबू, बांस, है ना, बैम्बू, अमल्टस। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो वेजिटेशन टाइप है वो आपको मिलेगा। बट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री? साल, सखुआ, राइट। तो साल के अलावा महुआ, कॉटन, रोजवुड, खेर, पलास, असन, बंबू, अमल्टस, ये सब भी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? दिस इज और द व्हाट? ड्राई ऑटम फॉरेस्ट। ड्राई ऑटम फॉरेस्ट के बाद सेकेंड टाइप चलें तो इसी तरह से तैयार करें इसको कि लोकेशन, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन टाइप, है ना, तुरंत याद हो जाएगा। देन गो टू द ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सेकेंड टाइप क्या है? ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ये ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पहली बात कि मिलेगा कहां पर? ना मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। लिखें तो इसके 2 पॉकेट हैं, द लोकेशन। सो पहला जो लोकेशन है वो कहां मिलेगा? लोअर रीजन्स ऑफ हजारीबाग प्लेटू। द फर्स्ट इज द लोअर रीजन्स ऑफ हजारीबाग प्लेटू, लोअर रीजन्स ऑफ हजारीबाग प्लेटू, लोअर रीजन्स ऑफ हजारीबाग प्लेटू। जब झारखंड के फिजिकल स्ट्रक्चर की बातें करेंगे तो झारखंड में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, है ना, यानी हजारीबाग, रांची, लातेहार, है ना, इस तरह से 3 लेयर्ड है। तो हजारीबाग प्लेटो के लोअर रीजन्स पे आपको मिलेगा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और दूसरा पॉकेट बेसिकली रांची वगैरह में मिलेगा, एरियाज ऑफ रांची, सिंहभूम प्लेन्स, है ना, एरियाज ऑफ रांची, एरियाज ऑफ रांची, सिंहभूम, एरियाज ऑफ रांची, सिंहभूम प्लेन्स, है ना, जैसे चाईबासा का प्लेन्स, है ना। तो ये सारे एरियाज में आपको ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा। इन एरियाज में यदि रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर मीडियम लेवल ऑफ रेनफॉल होगा। रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल तो मीडियम लेवल ऑफ रेनफॉल होगा। अब थोड़ा सा वेजिटेशंस की बातें करेंगे तो इन एरियाज पे कौन कौन से ट्रीज मिलेंगे? वेजिटेशन। तो वेजिटेशंस के लिए यहाँ पर भी एक लिस्ट लिखें, साल, मैंगो, जैक फ्रूट, साल,
मैंगो, आम, जैक फ्रूट, राइट। साल मोस्टली सभी जगह मिलेगा, जहाँ पर भी थोड़ा अच्छा बारिश हो, थोड़ा हिल एरियाज हो तो सखुआ मिलेगा ना। सखुआ सिर्फ माने इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। अब तीसरा जो टाइप है, जो थर्ड जो डिवीजन है, दैट इज योर ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। थर्ड डिवीजन कौन सा है? ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, इसमें इंपॉर्टेंट वेजिटेशन कौन से होंगे वो आपको याद रखना है। सो व्हाट इज दिस ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? द लोकेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट लिखें लोकेशन। सो लोकेशन कहाँ पर है? दैट इज चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, पलामू, गढ़वा। चतरा, कोडरमा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, ठीक। तो चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, गढ़वा, बोकारो, गढ़वा, राइट ना। इसमें इफ यू टॉक अबाउट द व्हाट द प्रेसिपिटेशन कि रेनफॉल्स कितना होता है इन एरियाज में, इफ यू टॉक अबाउट द रेनफॉल, सो लोकेशन इज चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू, बोकारो, गढ़वा। दीज आर द एरिया जहाँ पर ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा। रेनफॉल की जहाँ तक बातें करेंगे तो रेनफॉल क्या, इसमें हेवी रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाले एरियाज होगा, तो हेवी रेनफॉल वाले एरियाज होंगे, ठीक। थोड़ा इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस की बातें करें, ठीक, इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस। तो क्या क्या वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ लिस्ट है, लिख लें। साल, महुआ, साल, महुआ, कुसुम, पियार, है ना। उसी तरह से दिस इज योर, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्री, ये वेजिटेशंस है। तो यहाँ पर इसी तरह से तीनों टाइप्स को याद रखना है कि कौन से रीजन्स पे मिलता है, क्या वेजिटेशन टाइप है और रेनफॉल पैटर्न माने किन किन एरियाज पे होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, लाइक गम्हार है, करंज है, बट दोज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन या वेजिटेशन टाइप। नाउ एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शंस। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शंस में रिजर्व्ड फॉरेस्ट, देयर इज प्रोटेक्टेड एरियाज और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड, ठीक। सो देयर आर 3 टाइप्स। अनदर क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा? देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन, व्हाट इज दैट? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। द काइंड ऑफ फॉरेस्ट, kind of forest on the basis of degree of protections, on the basis of degree of protections, degree of protections, degree of protections का मतलब कि to what extent human activities are allowed है कि नहीं है। so on the basis of the degree of protections we have, there are 3 types. What are the 3 kinds? That is reserved forest, reserved forest, second this is your the reserved के बाद कौन होगा? protected, protected, और तीसरा that is your what unclassified बोलते हैं या फिर उसको कभी कभी ओपन भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड। सो ये 3 कैटेगरी किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शंस, दैट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड एरियाज है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है या फिर अनक्लासिफाइड, इसका ओपन भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है तो वहाँ पर आपको ग्रेजिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा, वुड कटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है, उसको बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट।
तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट किस एरियाज में है? कोल्हान रीजन्स पे, पुरहाट रीजन मतलब सदर्न पार्ट, है ना। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको ग्रेजिंग प्लस वुड कटिंग का राइट टू लिमिटेड एक्सटेंट दिया जा सकता है, ठीक। लेकिन यदि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हो तो वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर इज अ राइट टू जस्ट कट द ट्री, और आप वहाँ काट सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ठीक। सो जस्ट मेक ए चार्ट या फ्यू पॉइंट्स लिख लें, दैट इज कॉल्ड पहला पॉइंट, या यहीं पर लिख लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। इफ यू टॉक अबाउट द रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि दैट ग्रेजिंग राइट्स प्लस वुड कटिंग राइट्स, नो ग्रेजिंग प्लस वुड कटिंग राइट्स, वुड कटिंग राइट्स ये यहां पर नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा इस टाइप के फॉरेस्ट किस क्षेत्र में मिलेगा? कोल्हान रीजन पे, कोल्हान प्लस पुरहाट रीजन पे, कोल्हान प्लस पुरहाट रीजन पे इस टाइप के फॉरेस्ट आपको मिलेगा, राइट। इसके बाद यदि एरिया ऑफ कवरेज की बात करें तो 4387 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ कवरेज की बात करें तो 4387 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया किसके अंदर है झारखंड में? ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज की बातें करें ना, प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या होगा ना, ग्रेजिंग राइट्स टू द लिमिटेड एक्सटेंट दिया जा सकता है, लिमिटेड एक्सटेंट, प्लस वुड कटिंग राइट्स, ये भी वुड कटिंग राइट ये भी लिमिटेड एक्सटेंट तक दिया जा सकता है। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड एरियाज मैक्सिमम जो है वो कहाँ मिलेगा? हजारीबाग में मैक्सिमम कवरेज है, इसलिए हजारीबाग को क्या बोलते हैं? हजार बागों का शहर। तो हजारीबाग में क्या मिलेगा? मैक्सिमम कवरेज ऑफ दिस प्रोटेक्टेड एरियाज। What are the areas covered under this type? That is called 19,185, 19,185 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है किसमें? प्रोटेक्टेड एरियाज में। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में आएगा, इट इज़ प्रोटेक्टेड एरियाज। ना अनक्लासिफाइड है, अनक्लासिफाइड है तो यहाँ पर उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो हियर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन फॉरेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर नो रेस्ट्रिक्शन ऐसे लिखें, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। तो हमारे झारखंड में जो ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है वो बहुत कम है ना। कितना है? जस्ट 33 किलोमीटर स्क्वायर। मोस्ट ऑफ दी जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल फॉरेस्ट है वो या तो रिजर्व में है या प्रोटेक्टेड में है। ओपन अनक्लासिफाइड में 33 किलोमीटर स्क्वायर है, दैट इज। इसी को यदि हम लोग परसेंटेज में बात करें, सो परसेंटेज में बात करें सो दिस इज कॉल्ड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। कितना है? 0.14%। सबसे ज़्यादा क्या है? दिस इज योर प्रोटेक्टेड, तो वो कितना है? 81.28। और रिजर्व्ड कितना है? दैट इज योर 18.58, 18.58%। ये सारे लेटेस्ट डेटा हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है। सो ये सारा डेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक कंप्लीट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, ये परसेंटेज वाइज याद रखना है, लिमिटेशंस याद रखना है, कौन कौन से ट्री टाइप मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी। इसमें से थोड़ा सा 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। दैट इज कॉल्ड, इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट वेल्थ, राइट। सो फॉरेस्ट वेल्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। सो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट वेल्थ, राइट, फॉरेस्ट वेल्थ, तो फॉरेस्ट गिव्स यू व्हाट? दोनों ही तरह की चीजें, माइनर फॉरेस्ट और मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से मिलेंगे? मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। आज की क्लास बैकग्राउंड क्लास है, आज की क्लास बैकग्राउंड होने के बाद कंजर्वेशन मेजर्स की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो झारखंड के जंगलों से मिलेगा आपको, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में मोस्टली वुड को रखा जाता है, लकड़ी, है ना। तो लकड़ी,
सो दिस इज वुड। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब वुड, बेसिकली फॉर फर्नीचर के लिए, टिम्बर के लिए ये वुड हम लोग के लिए जरूरी है। दिस इज कॉल्ड मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से ट्रीज से हमारे झारखंड में मोस्टली डिराइव किया जाता है? सो ट्रीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आर द ट्रीज? सो इसके लिए कुछ 6-7 ट्री का नाम है ना। व्हाट आर द ट्री? उसके लिए ट्रिक्स बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड SMS SHS, दैट इज SMS SHS। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जहां से मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑब्टेन किया जाता है झारखंड में। सो व्हाट आर द नेम? S, दैट इज योर ऑल फेवरेट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? साल ट्री, साल ट्री सखुआ। M से महुआ, ठीक, महुआ ट्री। और S से बेसिकली शीशम। S से क्या है? शीशम, शीशम ट्री। सो साल, महुआ, शीशम, ये SHS 3 टर्म है। तो यहाँ पर 3 बेसिकली सिमल, दिस इज कॉल्ड हरड़ बहेरा, ठीक है, दिस इज हरड़ बहेड़ा, एंड S refers टू दिस सागवान, जिसको टिक भी बोलते हैं, सागवान ट्री, और जिसको अपन लोग टिक बोलते हैं, राइट। सो दीज आर द 6 ट्रीज जहां से मोस्टली मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑब्टेन करते हैं। कौन कौन सा? SMS SHS याद रखेंगे, साल, महुआ, शीशम, सेमल, हरड़ बहेरा एंड सागवान। उसी तरह से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बातें करेंगे। सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कुछ फैक्ट प्रोफाइल है, जैसे झारखंड टसर प्रोडक्शंस में इंडिया का रैंक 1 है, ठीक है। यहाँ का जो बी इंडस्ट्री है वो काफ़ी पोटेंशियल एरियाज है। उसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं। तो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट लिखें। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता क्या है ना? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ मिलता है, बट जिसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस हो। जैसे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब टिम्बर, वुड, लकड़ी डायरेक्टली यूज करते हैं, बट देयर इज कॉल्ड तेंदू लीव्स, है ना। उसी तरह से जो लाख मिलता है ना, जिसको लट्ठा बोलते हैं, देयर इज कॉल्ड खेर, है ना। ये सारे क्या है? उनके साथ में मिलता है, जिसका अपना इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। सो व्हाट आर द नेम? इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखिए, दैट इज कॉल्ड SKHCl। ये सारे मेन है, राइट, SKHCl, है ना। तो SKHCl refers to, S refers to सिल्क, सिल्क, मलबेरी या टसर, ठीक है। तो टसर सिल्क, दिस इज द फर्स्ट। K refers to, that is your the केंदू लीव्स, K refers to केंदू लीव्स, केंदू लीव्स, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो S refers to सिल्क, मलबेरी, टसर, K refers to केंदू लीव्स, HCl में लिख लो, दैट इज कॉल्ड हेनर हनी, मधु जो मिलता है, हेनर इज ए प्लेस, राइट, हेनर हनी, दिस इज ए H। C refers to what? C refers to, that is your the चाकुलिया काजू, basically काजू nuts, चाकुलिया इज ए प्लेस, है ना, चाकुलिया काजू, so this is the place। and L refers to the lac industry, L refers to the lac industry, right। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं ना? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाते हैं। सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो ट्रिक इज SKHCl, राइट। तो S refers to the silk, the mulberry and the tussar, this K refers to the kendu leaves, H refers to the henna honey, ठीक, C refers to the काजू, बेसिकली चाकुलिया काजू, एंड L refers to this lac industry। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक जो डेटाज हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में आप लोग इतना ज़रूर याद कर लेना है कि जब भी हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन या मेजरमेंट की बातें करेंगे तो ये एक एस्पेक्ट है कि बेसिक फैक्ट अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट रिसोर्स इन योर स्टेट।
तो योर स्टेट विच इज बाउंड विथ योर फॉरेस्ट कवरेज, नेचुरल वेजिटेशन है, बट व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन योर स्टेट, दैट इज 29.76% नाउअडेज। उसमें बेसिकली फॉरेस्ट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को हमने आज डिस्कस करा। उसके बाद फॉरेस्ट क्या है, हैबिटेशंस है, रिसोर्स का सोर्स है, जहाँ से हम लोग मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दोनों ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से, उसको ध्यान रखना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से, उसको ध्यान रखना है। देन वी हैव अंडरस्टूड काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ कैनोपी डेंसिटी। ये सब चीज़ें बात होने के बाद हम लोग अगले क्लास में कंजर्वेशन मेजर्स जो लिए गए हैं, व्हाट आर द लेजिस्लेशंस अवेलेबल, उसकी बातें करेंगे, ठीक। पॉसिबली वी डू द live streaming whenever the internet support, but till then keep watching out the videos, keep the benefit of the recorded classes, and after all download the Excellency IAS applications, right? So take care, goodbye, have a nice day ahead.